वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक पढ़ने के लिए मोल कंसेप्ट और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये दोनों टॉपिक आना चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स इस पर डिपेंड करते हैं। और ये टॉपिक कंसेप्चुअल है, डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये टॉपिक मोल और ये स्टेट्स ऑफ मैटर से भी थोड़ा आसान ही है। तो इसमें दो टर्म है, केमिकल और इक्विलिब्रियम। तो पहले हम केमिकल का मीनिंग समझते हैं। केमिकल और फिजिकल, ये दो टर्म हम लोग आई थिंक 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? केमिकल चेंजेज अकर व्हेन मैटर इज चेंज इनटू वन और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकली अगर कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज क्या है? अपीयरेंस डिफरेंट दिखता है बट उसका प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटी सेम ही होता है। फिजिकल चेंजेज आर चेंजेस दैट डू नॉट अल्टर द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब दोनों का एग्जांपल देखते हैं। केमिकल में जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, मान लो कोई पेपर है, जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर अगर हम इसको आग लगा दिए, अब अभी हम दिखा नहीं सकते आग लगा के, ठीक है, तो इतना तुम इमेजिन कर लो। अगर इसको आग लगा दिए तो उसके बाद इसमें ये कुछ बचेगा क्या? जो बचेगा अपने पास क्या बचेगा? इसको ये खत्म हो जाएगा तो राख बचेगा, ठीक है। तो उसका प्रॉपर्टी इस पेपर के प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या किए, इसको अगर कट किए, जैसे मान लो हमने इसे अभी फाड़ दिया, ठीक है, तो इस ये जो चेंज है ये कैसा चेंज है? पहले था ये ज्वाइंट था, अभी हमने इसको फाड़ करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो चेंज है ये है फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ अ पेपर। ये है फिजिकल चेंज, ठीक है। ये फिजिकली अभी डिफरेंट है लेकिन इसका प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, ठीक है। बट अगर हम इसको आग लगा दिए तो जो बचेगा आग लगने के बाद वो केमिकली मतलब उसका प्रॉपर्टी जो है पहले से कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल में। तो जैसे पेपर को मान लो तुम जलाओ, या वुड लकड़ी को अगर तुमने आग लगाया तो लकड़ी में भी आग लगाया तो उसमें जो बचेगा वो उसका प्रॉपर्टी और पहले से जो था वुड उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम उसको कट किए, मान लो पेपर की जगह वुड को भी हम कट कर सकते हैं, तो उसको पीसेस में अगर कट किए तो वो केमिकल चेंज नहीं है, वो है क्या? फिजिकल चेंज, ठीक है। और क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें भी देखो रस्टिंग के बाद जो है कंप्लीटली वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ एग। एग को अगर हम बॉइल कर रहे हैं तो पहले और बाद में उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज में क्या है कि पहले जो था और बाद में केमिकली अगर चेंज हो रहा है कोई सब्सटेंस तो उसका आइडेंटिटी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? फिजिकल चेंज में क्या है? आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं होगा, मतलब वो मेंटेन रहेगा। तो एक तो था ये कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को अगर तुम मेल्ट कर दो तो वो क्या है? सिर्फ वो फिजिकल चेंज है। पहले वो सॉलिड फेज में था, अभी हो गया लिक्विड फेज में। लेकिन अभी भी वो वाटर, उसका फॉर्मूला H2 ही रहेगा ना, चाहे वो आइस फॉर्म में रहे चाहे ये लिक्विड फॉर्म में रहे, ठीक है। या हम बॉइलिंग कर दिए, अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइल भी अगर कर दिए तो वो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो वाटर ही रहेगा। तो ये उसका प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, ठीक है। तो मतलब उसका फॉर्मूला सेम है, चाहे लिक्विड में रहे, चाहे वेपर में रहे, चाहे सॉलिड फेज में रहे। तो उसका आइडेंटिटी, वाटर का आइडेंटिटी अभी भी रहेगा। जैसे मान लो तुमको अगर डॉक्टर ने अगर बोला है, मान लो कि पर डे 4 या 5 लीटर जो भी पर डे अगर पानी पीना है, और मान लो तुम 1 लीटर वाटर का आइस जो है आइस ही खा जाते हो, मतलब आइसक्रीम मान लो, तो 1 लीटर वाटर का अगर आइसक्रीम खा गए उसका बना हुआ, तो अब क्या फिर से तुमको ये जितना अगर बोला गया है, मान लो 4 लीटर तुमको बोला है पानी पीने के लिए, तो 1 लीटर अगर वाटर का तुमने आइस खा गया तो अभी भी क्या 4 लीटर और पीना है क्या? अब तुम 3 लीटर भी पिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो तुमने आइस लिया है वो भी वाटर ही था, बस उसका फॉर्म डिफरेंट था। तो फिजिकली दोनों सेम था। लेकिन हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हम लोग सांस लेते हैं तो एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है? H2 भी है, बहुत ही कम ही सही, बट है तो सही। तो अगर हम H2 भी सांस ले रहे हैं, एयर में थोड़ा सा ही है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम परसेंटेज, बट है, और ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, तो फिर तो दोनों मिलकर के वाटर बन जाना चाहिए। तो फिर हमको पानी पीने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सिमिलरली N2 और H2 से अमोनिया बनता है जो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजर काफी कॉस्टली आता है, जबकि N2 नेचर में है बहुत ज्यादा है, N2 तो सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है नेचर में, और हाइड्रोजन थोड़ा भी है, तो मिट्टी के टच में तो जाएगा ही वो,
तो फिर तो सॉइल को जो है, मिट्टी को जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए अलग से हमको फर्टिलाइजर डालने के लिए, तो फिर तो जरूरत ही नहीं होना चाहिए। बट फिर भी हम लोग पानी पीते हैं, अमोनिया से बना हुआ जो फर्टिलाइजर है वो मिट्टी को जरूरत है। इसका मतलब है कि हम लोग जो H2 गैस या O2 गैस हमारे बॉडी में जो जा रहा है वो दोनों मिल करके वाटर नहीं बना रहा है, मतलब वाटर का काम नहीं कर रहा है। जो काम वाटर करेगा वो काम H2 और O2 नहीं कर सकता। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज, क्योंकि H2 और O2 हमारे पानी पीने का बैलेंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम आइस खा रहे हो, अगर तुमने आइस खा लिया ज्यादा, तो अब पानी उतना ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, उतना तुम पानी कम भी पिया जितना तुमने आइस खा लिया तो बैलेंस हो जाएगा। फिजिकल और केमिकल चेंज में अब तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये था केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्या? इक्विलिब्रियम। केमिकल का मीनिंग समझ में आ गया, तो अब इक्विलिब्रियम पर आते हैं। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए देखो, ये मान लो कोई 10 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, 10, इसका मास है कितना? 10 ग्राम। अब इसको तुम ऊपर से और नीचे से, इसमें क्या करो, ऊपर से मान लो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे से 12 न्यूटन का, तो ये किधर जाएगा? नीचे आएगा। ऊपर से ज्यादा लग रहा है ना फोर्स। अभी मान लो कोई ग्रेविटी नहीं है मान लो, तो ये सिर्फ 15 और 12 न्यूटन है, तो ये ऊपर से 15 और नीचे से 12, तो नीचे आएगा। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको कर देते हैं 16, तो अब किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अब तुम ऐसा करो, इसको कर दो 15, अब किधर जाएगा? अब यही रहेगा। तो इसका मतलब क्या, फोर्स नहीं लग रहा है क्या? फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, यही ना, नेट फोर्स 0 है। जितना ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से लग रहा है, तो ये यहीं पर रहेगा। तो अभी जो पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये अभी इक्विलिब्रियम में, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, लेकिन फोर्स इधर भी से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, तो ये है इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंस है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे, ये हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम वो इसके बारे में नहीं है, इसके बारे में। अब इसमें देखो क्या है सिचुएशन, ये समझ में आया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इसमें क्या है, ये है एक कंटेनर। मान लो ये घर के ऊपर, मान लो तुम कहीं पर रह रहे हो, कहीं पर रेंट पर रह रहे हो, तो वहां पर क्या है, जो रूम है, जो भी बिल्डिंग है उसके ऊपर ये वाटर टैंक है, ठीक है। मान लो ये 1000 लीटर का है टैंक, और ये क्या है, ये है मोटर, वाटर पंप। तो ये यहाँ से पानी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये इसका हाइट क्या होगा, वाटर का बढ़ेगा। वाटर का हाइट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो इसको अच्छे से समझना है। ये समझ गया तो तुम केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इक्विलिब्रियम टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, और ये बहुत ही आसान है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ ये वाटर पंप से वाटर आ रहा है और इसका हाइट धीरे धीरे क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मान लो कि तुम जहां पर रेंट पर रह रहे हो वहां पर क्या हुआ, रूम ओनर से मान लो तुमको नहीं बनता है, ठीक है। अब होता है रूम ओनर के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। स्टूडेंट की क्या मतलब, फैमिली वाले को भी किसी न किसी रूम ओनर से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो मान लो तुम्हारे साथ भी ऐसा है कि रूम ओनर से तुमको नहीं बन रहा है, तो तुम अब खाली करने वाले हो, रूम खाली करने वाले हो, ठीक है। तो हुआ क्या, मान लो कल तुम खाली करने वाले हो, आज मान लो मंथ का लास्ट डेट है, तो आज रात में तुम गया छत पर, ठीक है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर छत पर गया, और उस समय ये सिचुएशन तुमको दिखा, ये स्विच ऑन है मोटर का और पानी इसमें कंटिन्यूअसली आ रहा है और वाटर का हाइट बढ़ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा चल रहा है, क्योंकि कल तुमको रूम खाली करना है, तो तुम्हारे दिमाग में उल्टा चल रहा है कि आज कुछ न कुछ तो करके जाए, ठीक है। अब कुछ क्या करोगे, तुम अपने रूम में कुछ उल्टा करोगे, तो तुमको जाते टाइम तो वो चेक करेगा रूम ओनर तुम्हारा रूम, तो तुम उल्टा कुछ ना कुछ अपने रूम में नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुमको फाइन करेगा वो। तो तुम सोच रहे हो इसमें कुछ करे, इसमें क्या करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में उल्टा चल रहा है, तो तुमने क्या किया, तुम सोचा क्या कि ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा होल कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो अब बताओ, तुमने थोड़ा सा होल कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा है, तो अब बताओ वाटर का हाइट क्या होगा। तो वाटर, ये जो वाटर इधर नीचे आएगा ना, मतलब वाटर जो है ये छत पर आने लगा, ठीक है, ये छत है मान लो, तो वाटर का हाइट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा। हमने ये तो नहीं बोला है कि इसमें कितना होल किए हो, ये डिपेंड करता है ये होल कितना बड़ा है। ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जब तक तुमको ये नहीं पता है कि ये जो वाटर आ रहा है इसका रेट क्या है और यहाँ से जो निकल रहा है उसका रेट क्या है,
तब तक तुम बता नहीं सकते हाइट क्या होगा। तो अब हम तुमको डेटा दे रहे हैं, ये मान लो ये आ रहा है 12 लीटर पर मिनट, मान लो ये कितना है 12 लीटर पर मिनट, ठीक है, इनकमिंग है 12 लीटर पर मिनट, और यहां से जो निकल रहा है ये मान लो है 4 लीटर पर मिनट। तो अब बताओ तो ये 4 लीटर पर मिनट निकल रहा है पानी, तो अब बताओ वाटर का हाइट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अभी बढ़ेगा ही, क्योंकि इनकमिंग ज्यादा है आउटगोइंग कम है, तो अभी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, तुम्हारा दिमाग फिर भी अभी भी शांत नहीं बैठा है, अभी भी तुमने क्या किया, फिर से थोड़ा इधर भी होल्ड कर दिया, ठीक है। तो फिर से उसका साइज अभी भी उतना ही है जहां जितना यहाँ इसका है, तो यहां से भी थोड़ा पानी जाएगा नीचे। अब क्या होगा वाटर का हाइट अभी भी बढ़ेगा, स्पीड कम हो जाएगा बढ़ने का, बट अभी भी बढ़ेगा, क्योंकि 12 इनकमिंग और आउटगोइंग कितना 4, और ये 4 ये भी सेम है, तो ये कितना होगा 8। फिर से तुम्हारा दिमाग घूमा, तुमने थोड़ा सा और होल्ड कर दिया। अब बताओ, अब बताओ वाटर का हाइट, अब देखो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो अभी जो है सिचुएशन है वो है इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, वाटर का हाइट अभी बढ़ नहीं रहा है। जिस टाइम तुमने ये होल किया थर्ड होल, उसी टाइम वो रुक जाएगा। वाटर का हाइट मान लो उस टाइम जो भी था, मान लो यहां तक था, ठीक है, जो भी था उस टाइम, जिस टाइम तुमने ये होल किया उसी टाइम वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से पानी आना बंद हो गया है, इनकमिंग अभी भी चालू है, ये इसका स्विच ऑफ नहीं हुआ है मोटर का, तो ये ऑन है, वाटर का इनकमिंग स्टार्ट है और आउटगोइंग भी है स्टार्ट, दोनों का रेट, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का रेट इक्वल हो गया है, समझ में आया? तो ये चीज समझना है कि ये दोनों का रेट, इनकमिंग और आउटगोइंग का रेट इक्वल है, इसीलिए इसका हाइट क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो ये हाइट जहां पर भी रहेगा वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसा हुआ कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी तुम्हारा दिमाग में उल्टा चल रहा है, तो क्या हुआ, फिर से मान लो तुमने एक और होल कर दिया, मान लो, तो ये अब क्या होगा, अब जो है अब इसका हाइट डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो अभी देखो इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, लेकिन हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो डिपेंड करता है इस रेट पर, आउटगोइंग और इनकमिंग के रेट पर। अब तुम बताओ, अब हम ऐसा करते हैं, ये मान लो ये होल नहीं किया, नहीं इसको मान लो तुमने बंद कर दिया। देखो यहाँ एक चीज और, मान लो फिर तुमको लगा कि यार ज्यादा होल हो गया, ठीक है, मान लो तुमको लगा कि ज्यादा हो गया, अभी इसको अब 1-2 बंद कर देते हैं, तो तुमको लगा कि 1-2 बंद कर देते, तो मान लो तुमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, इसको मान लो फिर से क्लोज कर दिया। तो अब तुम बताओ, अगर तुमने इसको क्लोज कर दिया तो फिर से इक्विलिब्रियम पर आ गया कि नहीं? फिर से देखो ये इसका ये कांस्टेंट हो गया। तो ये जो स्टेज है कि इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग भी चालू है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, हाइट कांस्टेंट है वाटर का, तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया? तो अभी ये भी था इक्विलिब्रियम और ये भी है इक्विलिब्रियम, बट दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट देन दिस टाइप। इसका नाम है क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो ना मूवमेंट है ना, तो ये जो है ये इनकमिंग आ रहा है आउटगोइंग जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस समझ में आया? तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी केमिकल इक्विलिब्रियम, वो कौन सा पढ़ेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी मान लो ये यहां पर भी होल था, मान लो, तो कितना था, आउटगोइंग ज्यादा था। अब इसको मान लो तुमने बंद कर दिया, ठीक है, और तुमने मान लो इसको भी बंद कर दिया, मान लो तुम इसको भी बंद कर दिया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, वाटर का हाइट बढ़ेगा, लेकिन तुमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर लाना है, मतलब इसको हाइट को कांस्टेंट करना है। तो क्या करोगे, एक और होल करोगे, लेकिन इसको बिना टच किए मान लो तुमको करना है ऐसा काम कि इसको, ये जो वाटर टैंक है, मान लो इसको बिना टच किए, मान लो यहाँ पानी बहुत जमा हो गया, अब तुम इसको यहाँ होल नहीं कर पा रहे हो, तो ये हाइट बढ़ रहा है। तो तुम ऐसा क्या करोगे कि बिना इसको टच किए तुमको इक्विलिब्रियम लाना है, दिमाग लगाओ। मोटर का स्पीड कम कर दोगे, मोटर का स्पीड नहीं, वो फिक्स है, ठीक है, मोटर का स्पीड फिक्स है, ये रेट फिक्स है। अब क्या करोगे, हाँ ये एक ऑप्शन है, पाइप में ही होल कर दो, ये भी तो एक ऑप्शन है, पाइप में, तो पाइप में उतना ही, मतलब सेम रेट का, तो यहां से मान लो 4 यहीं से अगर बाहर जाने लगा तो फिर से इनकमिंग कितना 8 और आउटगोइंग भी 8, तो भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम हर डायरेक्शन से पॉसिबल है,
स्टार्टिंग से किए, या मान लो ज्यादा होल किया हुआ था तो थोड़ा बंद कर दो, तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम हम स्टार्टिंग से होल करके भी कर सकते हैं, ज्यादा होल बढ़ा करके, और अगर ज्यादा हो गया है तो कुछ को बंद करके भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर होल हो गया तो कुछ बंद कर दो, तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है? तो ये है क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम, और दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो यहां तक लिखो। आगे लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज इरिवर्सिबल और सेकेंड इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल नाम से ही क्लियर है, जो रिवर्स नहीं आएगा उसी का नाम होगा ना इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का मतलब जो वापस, मतलब रिवर्स भी आ सके। तो नाम से ही क्लियर है, इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स नहीं आए। मतलब जैसे मान लो ए और बी है कोई रिएक्टेंट, तो उससे बन रहा है क्या प्रोडक्ट? सी और डी। तो ये वापस सी और डी से ए प्लस बी, ए और बी वापस नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन। दैट इज रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, बट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। तो नाम से ही क्लियर है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लेकिन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसका फीचर्स क्या क्या है? प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन। तो देखो ये सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, वापस तो नहीं आ सकता ना, नाम से क्लियर है इरिवर्सिबल। तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। सिंगल एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। अब ये हमेशा कंप्लीशन की ओर जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे मान लो तुम्हारे घर में कुछ रखा हुआ है सामान, और जैसे मान लो गैस हम लोग यूज करते हैं, सिलेंडर, तो वो गैस जो है यूज हो गया, तब दूसरा फिल करते हैं। यूज होने के बाद, गैस यूज होने के बाद उससे CO2 गैस निकलता है, फिर वाटर वेपर निकलता है, तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन रिएक्शन होता है। तो उसको वापस तो हम फिर से ये कन्वर्ट करके गैस सिलेंडर में नहीं रख सकते ना, वापस फिर एक बार यूज होने के बाद वापस फिर नहीं आ गया वो। तो ये क्या है? सिंगल डायरेक्शन में है। तो तुम गैस कितना भी कम यूज करो, कितना भी कम यूज करो, अगर वो सिर्फ यूज ही हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, मतलब खत्म ही हो रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर वो रिएक्शन हो रहा है, मतलब उसमें तुम फिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, तो रिएक्टेंट्स को सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आज न कल कभी न कभी खत्म होगा कि नहीं होगा ना। तो ये सिंगल डायरेक्शन में है। मतलब जैसे मान लो बैंक में पैसा है रखा हुआ, उसमें तुम डिपॉजिट नहीं कर रहे हो और डेली विथड्रॉ कर रहे हो, तो डेली अगर विथड्रॉ कर रहे हो सिंगल डायरेक्शन में है वो। सिंगल डायरेक्शन मतलब उससे विथड्रॉ कर रहे हो बट डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। अगर तुम वापस डिपॉजिट भी कर दिया तो ये हो गया क्या? रिवर्सिबल। ठीक है, तो अगर तुम डेली अगर उसमें से सिर्फ विथड्रॉ कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो कभी ना कभी, कितना भी पैसा हो, कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो कभी ना कभी वो कंप्लीट होगा। तो इसलिए क्या लिखा है? ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। मतलब जितना ज्यादा खत्म होते रहेगा, कभी ना कभी वो, मतलब जितना तुम यूज करते जाओगे वो कंप्लीट की ओर, वो मतलब कंप्लीट होने की ओर जो है सो वो बढ़ेगा, तो कभी ना कभी वो खत्म होगा ही। ठीक है, तो ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन का मीनिंग समझ में आया? इन्वॉल्व्स लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें देखो, इस पर हम आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है मीनिंग यहाँ। टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर, ये जो है ये किस में होता है? ओपन कंटेनर। इन जनरल ये हम लोग लेते हैं इरिवर्सिबल ओपन कंटेनर में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑल कंबशन रिएक्शन। कोई भी कंबशन रिएक्शन, जैसे मान लो पेपर को तुमने आग लगा दिया, ठीक है, इसको आग लगा दिया, तो वापस क्या इसमें आ सकता है क्या? फिर पेपर बन सकता है क्या? जलने के बाद जो बचेगा राख, वो वापस नहीं आएगा। किसी भी चीज में आग लगा दो तो वापस नहीं आएगा, तो वो इरिवर्सिबल है ना। ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जितना भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो प्रेसिपिटेट होकर के मतलब सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो वो बाहर आ गया, तो वो वापस फिर से रिवर्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को एक बार हम मिला दिए तो वो सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब पता है ना, तो ये सब हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते हैं। तो एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एक बार तुमने एसिड और बेस को मिला दिया, बहुत ही फास्ट आयनिक रिएक्शन होगा, और ये वापस फिर से एक बार सॉल्ट और वाटर बन गया ना, तो वापस फिर उससे एसिड और बेस नहीं बन सकता। तो ये कैसा है? इरिवर्सिबल। वन वे है, मतलब ये वन वे। ठीक है, मतलब रोड ऐसा है जिसमें सिर्फ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगला जो हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल, उसमें क्या है? टू वे है। तो टू वे रोड में जा भी सकते हैं आगे, वापस भी आ सकते हैं आगे, मतलब पीछे वापस भी आ सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें नोट में क्या लिखा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सही बात है, ये नाम ही है इरिवर्सिबल, तो ये बैकवर्ड कैसे आएगा, ये हमेशा फॉरवर्ड। जैसे सिंगल वन डायरेक्शन का जो रोड है सिंगल वन वे, तो वन वे रोड में सिर्फ हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब तुम बोलोगे ये इस दोनों में हम डिफरेंस क्यों समझा रहे हैं, एक्चुअली ये रिवर्सिबल अपने को अभी जो पढ़ना है यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो मेनली पढ़ना है कौन सा, रिवर्सिबल। ये हम इसलिए पढ़ाए अभी, इसको हमने अभी इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि तुम इसको इससे डिफ्रेंशिएट कर सको। तो ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं वो इरिवर्सिबल टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल समझने के लिए इरिवर्सिबल का मतलब कंप्लीट, इसके बारे में कंप्लीट जानना जरूरी था, तभी तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये तो समझ में आ गया। हाँ, इसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट था। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट देखो, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं, हमने पहले ही बोला है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मोल कंसेप्ट और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये दो चैप्टर आना चाहिए। तो मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट था, याद है ना। तो जैसे मान लो ए और बी है, ए और बी से बन रहा है C+D। अगर बी कम पड़ गया तो ये बी जब अगर कम पड़ गया तो बी अगर खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन बंद होगा ना। तो बी अगर लिमिटेड है तो बी जब खत्म तो रिएक्शन बंद। ठीक है, जैसे मान लो अब घर में खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, खाने के जो आइटम्स है, जो भी जिससे खाना बन रहा है वो भी चाहिए, और साथ में गैस भी होना चाहिए। या तो गैस खत्म हो जाए या फिर जिससे तुम खाना बना रहे हो जो भी है, राइस या दाल या आटा जो भी, तो जो भी तुम खाना बना रहे हो अगर वो खत्म हो जाए तो भी खाना बनना बंद, या गैस खत्म हो जाए तो भी खाना बनना बंद। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो रिक्वायरमेंट है अपने को, उसमें से कोई भी एक अगर खत्म हो जाए और वो अगर कंपलसरी है, उसके बिना अगर मान लो नहीं हो सकता, तो ये रिएक्टेंट है, ये सब मिल करके प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मान लो 4-5 रिएक्टेंट होता और कोई भी एक के बिना मान लो नहीं हो सकता वो, तो वो खत्म, तो उसी समय रिएक्शन स्टॉप। तो ये इसमें देखो लिमिटिंग रिएजेंट का रोल है कि नहीं। तो कोई एक लिमिटेड होगा उसी समय, मतलब वो खत्म तो रिएक्शन बंद। ठीक है, अब इसमें देखो रिवर्सिबल, ये तो इरिवर्सिबल था। रिवर्सिबल में क्या है, नाम से क्लियर है, वापस भी आएगा। ये रिवर्सिबल है ना, तो रिवर्सिबल में क्या है डिफिनेशन, रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। जब नाम ही है रिवर्सिबल, इसका मतलब वो फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी आएगा। तो इस केस में क्या है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, बोथ मतलब आगे पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आएगा। दैट इज रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। मतलब रिएक्टेंट को, जैसे यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो अर्थ पर जो पानी है, वाटर, वो इवापोरेट होकर के ऊपर जाता है, ना, फिर बादल बन के फिर बारिश होती है, फिर नीचे आता है। तो ये रिवर्सिबल है कि नहीं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो फिजिकल है लेकिन वो केमिकल नहीं है। वो वाटर इवापोरेट होना वो फिजिकल प्रोसेस है, मतलब वो फिजिकल चेंज देखे ना अभी हम लोग, फिजिकल और केमिकल। ये जो है ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये केमिकल चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज में रिवर्सिबल है। समझ में आया। अभी एग्जांपल देखेंगे आगे। तो ये जो रिएक्टेंट है, इसका नेचर और इसका नेचर डिफरेंट होगा, मतलब ये प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी ये वापस आ सकता है। तो ये थोड़ा सा अलग है। हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं इस चैप्टर से पहले जो भी रिएक्शन पढ़ते थे वो नॉर्मल इरिवर्सिबल टाइप का पढ़ते थे। ये थोड़ा नया टाइप है कि इसमें क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है, लेकिन फिर भी ये वापस आ रहा है। तो वाटर जो इवापोरेट होकर के कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, और वो बादल बन रहा है, फिर बारिश होकर के नीचे आ रही है, वो क्या है, फिजिकल या केमिकल, वो फिजिकल चेंज है। वाटर का इवापोरेट होना वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, बट हम समझाने के लिए बताए हैं कि वो रिवर्सिबल है। वाटर इवापोरेट होकर के फिर वापस आता है ना, तो वो बारिश होती है, तो ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल का मीनिंग समझ में आया। तो ये जो है A+B से बन रहा है क्या, C+D। ये है दो रिएक्टेंट और ये दो प्रोडक्ट मान लो। तो अभी जो एरो है देखो, ये एरो और ये एरो में डिफरेंस तुमको नजर आ रहा है कुछ। ये क्या है, सिंगल डायरेक्शन का एरो है, और इसमें देखो ये रिवर्सिबल है। तो ये ऊपर का जो है वो फॉरवर्ड के लिए है, मतलब उधर जा रहा है, और ये जो इधर आ रहा है वो बैकवर्ड के लिए। ठीक है, तो ये एरो और इस एरो में डिफरेंस समझ में आया।
अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, और अभी आगे से यही एरो यूज करना है, ठीक है। तो इसमें अब अगर तुम इस दोनों को मान लो, जब यहां से यहां जा रहा है, जैसे वाटर इवापोरेट होकर के ऊपर जा रहा है और बादल बन रहा है, ठीक है, तो सिर्फ तुम मान लो उसी टाइम को कंसीडर करो। तो उस टाइम अभी बारिश नहीं हो रही है मान लो, तो बारिश नहीं हो रही है तो तुम क्या बोलोगे, ये तो ऊपर जा रहा है, ये अभी तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। और जब बारिश हो रही है उस टाइम मान लो ओनली बारिश को तुम देख रहे हो, बारिश हो रही है, ठीक है। तो रेनिंग टाइम में तुमको सिर्फ रिवर्सिबल दिखे, मतलब ये बैकवर्ड दिखेगा। तो अगर तुम दोनों को अलग अलग लिखोगे, तो एक बार इधर और एक बार इधर, तो बताओ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन क्या होगा। अगर तुम अभी एक ही डायरेक्शन का लिख रहे हो, तो ये a प्लस बी से क्या बनेगा, c प्लस डी। तो यहां पर हम सिंगल एरो यूज करेंगे, ये एरो जो यहां यूज करते हैं, मतलब हमने मेंशन कर दिया है। जैसे मान लो रोड है, क्या रोड 2A है, तुम जा भी सकते आ भी सकते। तो अभी तुम मान लो जा रहे हो, तो अभी तुम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो अभी हमने एक ही डायरेक्शन का लिखा है। और जब तुम वापस आ रहे हो तो उस टाइम रिवर्स, मतलब उसका रिवर्स है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का बताओ तो क्या लिखेंगे, सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन का बताओ। c प्लस डी से बनेगा क्या, a प्लस बी। तो अगर हम दोनों को अलग अलग लिखें तो ऐसा लिखेंगे, c प्लस डी से बन रहा है a प्लस बी। तो दोनों को सेपरेटली अगर हम लिखें तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन दोनों को अगर एक साथ लिखें तो ऐसा लिखेंगे। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब इस दोनों में देखो क्या है, यहाँ पर इसका फीचर्स ये सब था, और इसका फीचर्स में देखो क्या डिफरेंस है। ये था क्या, प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, और ये क्या है, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ऑब्वियस है, ये नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंगल डायरेक्शन इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल बोथ डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंगल एरो से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डबल एरो। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे, ठीक है। ये हाफ एरो दे रहे हैं हम एक साइड के लिए, तो ये समझ में आ गया ना इसका, ये रिवर्सिबल के लिए। इसमें देखो क्या है, ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, और ये है नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। तो ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा। जैसे ये अर्थ सरफेस पर पानी कभी खत्म होगा क्या, वो पानी इवापोरेट होकर के कितना भी ऊपर चला जाए, और मान लो कभी ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई, बहुत कम हुई या नहीं हुई, तो बारिश 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, कभी न कभी तो होगा ही। तो ये वाटर को फिर से वापस आना ही है। हाँ, मान लो तुम्हारे एरिया में बारिश नहीं हुई, कहीं ज्यादा हुई, दूसरे एरिया में हुआ, कहीं ना कहीं तो हुआ, तो वो भी तो अर्थ पर ही आया। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, और ये खत्म कभी नहीं होगा। होगा क्या खत्म, तो एटीएम से मान लो तुम पैसा निकाल रहे हो, और जितना निकाल रहे हो उतना फिर बाद में क्या कर रहे हो, फिर से डिपॉजिट कर दे रहे हो, तो कभी खत्म होगा क्या। तो ये वैसा ही है। तो ये क्या है, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। इसमें क्या है, नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल ही नहीं है, कोई लिमिटेड में है नहीं, वापस आ रहा है वो, a प्लस बी से ये बन रहा है और फिर ये वापस भी आ जा रहा है। तो लिमिटेड का सवाल ही नहीं है। ये लिमिटेड तब होता जब वो जो खत्म हो रहा है वो तो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम वापस वो भी आ रहा है तो लिमिटेड कहाँ रहा। तो ये इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर। रिवर्सिबल रिएक्शन जितना भी है वो हम लोग क्लोज कंटेनर में ही लेंगे, और ये किस में है, ओपन कंटेनर में। तो इसको स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोज कंटेनर और ये ओपन कंटेनर। अब यहां पर इसका एग्जांपल तुम बोलोगे, इसका एग्जांपल, तो इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। चलो यहां तक लिखो। रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल में लिख लो, N2 प्लस H2 से अमोनिया का फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन है N2 और H2 से अमोनिया का बनना, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन करना, N2 और H2 से अमोनिया का फॉर्मेशन, ये काफी कॉस्टली है। इसीलिए अमोनिया जो है वो मार्केट में काफी कॉस्टली बिकता है, इसीलिए फर्टिलाइजर का रेट ज्यादा होता है। यहाँ ये क्या हो रहा है, अमोनिया फॉर्म होने के बाद ये वापस N2 और H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए अमोनिया को यहाँ से सेपरेट करना और वो इस दोनों में कन्वर्ट ना हो, तो इसमें कॉस्टिंग ज्यादा आता है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने लिखा है ये रिवर्सिबल के लिए, कि कंटेनर कैसा था, क्लोज, और इरिवर्सिबल में कैसा था, ओपन। तो सवाल ये है कि
इसमें रिवर्सिबल में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो कौन सा पढ़ेंगे? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में क्लोज कंटेनर क्यों, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए सिलेबस एक्स्ट्रा कैसे बढ़ा। तो इसका स्टार्टिंग देखते हैं कि ये चैप्टर कैसे आया, मतलब ये तुम लोगों के सिलेबस में कैसे आया और तुम लोगों का सिलेबस बढ़ा करके टेंशन दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने क्या करा था लैब में, उसके लैब में ऊपर में क्या था, मतलब लैब में जो है कोई रॉड था ऊपर में, लोहे का रॉड। तो लोहे का रॉड तो हो ही सकता है ना घर में, तो लैब में था कोई रॉड था, और वहां पर क्या हुआ, नीचे में कोई रिएक्शन कर रहा था, वो नीचे में कोई रिएक्शन कर रहा था, और वहां पर मतलब कुछ भी वो कर रहा होगा, तो वहां से वाटर जो है वेपर फॉर्म में जनरेट हो रहा था। तो वाटर तो जनरेट होना ये वेपर फॉर्म में कॉमन है, वो तो हम किचन में भी कुछ भी खाना बनाते हैं तो वहां से वाटर वेपर ये वहां फॉर्म होता है ऊपर जाता है। तो वाटर वेपर क्या हुआ, वो कुछ तो कर रहा था, तो वहां से वाटर वेपर जनरेट हुआ, और वो कहाँ, ऊपर जाकर के इस रॉड में, ये जो आयरन का रॉड है, लोहे का रॉड, उसको टच करेगा। तो इसको टच किया तो ये दोनों क्या हुआ, रिएक्शन करके बनाया क्या, Fe3O4। तो आयरन के साथ ये वाटर गैस के फॉर्म में, मतलब वेपर फॉर्म में क्या बना रखा है, Fe3O4, और अभी ये सॉलिड ही है, और साथ में क्या बना, H2 गैस। तो गैस बनते ही क्या हुआ, H2 गैस बनते ही वो क्या होगा, इमीडिएटली वो नेचर में, ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, एयर में चला जाएगा। तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने वो क्या हुआ, इसका कलर, ये लोहे के रॉड का ये जो था आयरन, उसका कलर थोड़ा चेंज होगा ये बनने के बाद, लेकिन उसने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वो अपना जो भी रिएक्शन था वो अपना कर रहा था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, हाँ देखो अभी ये ओपन कंटेनर है, वो रूम तो ओपन ही था ना, लैब जो था ओपन ही था, एयर से तो कनेक्टेड था बाहर से। तो ये ऐसा किया, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वहां पर जो रिएक्शन जहां कर रहा था वहां से क्या हुआ, थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस लीक हुआ, ठीक है, जो भी कर रहा हो वहां पर, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस, थोड़ा सा हल्का सा हाइड्रोजन गैस वहां से लीक हुआ, तो वो भी क्या होगा, वहां फैलेगा। अब वहां पर जो भी कर रहा हो, मतलब वहां से हाइड्रोजन गैस थोड़ा सा बाहर आया, ठीक है, तो थोड़ा ही सही बट थोड़ा सा आया बाहर। तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, इसके साथ रिएक्शन किया, Fe3O4 के साथ। तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, जो रॉड था ना, वो जो रॉड था जो पहले से ऑलरेडी Fe, उसका जो कवर है रॉड का, जो अपर पार्ट है, वो इसके टच में आकर के Fe3O4 बना लिया है। तो हुआ क्या, ये फिर से इसके टच में आया, इस बार हाइड्रोजन गैस है, इस बार वाटर नहीं। तो इस बार हाइड्रोजन गैस उस रॉड को जो ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट हो गया है Fe3O4 में, लेकिन है तो सॉलिड ही ना, उसको टच किया ये, तो ये क्या देखा कि वापस फिर से ये Fe पहले जैसा बन गया। अब वो उसको जो है, अब उसका दिमाग उधर गया, अब ये मेन काम छोड़ करके उसके पीछे लग गया कि ये कुछ तो हुआ है यहाँ नया, और तुम लोगों का सिलेबस बढ़ा दिया। तो वहां उसके पीछे लग गया कि आखिर ऐसा कैसे, आखिर कुछ तो हुआ है यूनिक चीज। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। तो उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बार बार यही हो रहा था। यहाँ पर देखो ये Fe बन रहा है, और साथ में वाटर गैस, मतलब वाटर वेपर फॉर्म में ये भी बन रहा है, लेकिन ये वेपर फॉर्म में बनने के बाद इमीडिएटली एयर में चला जाता है। वाटर वेपर जो फॉर्म होगा वो क्या करेगा, ये इस दोनों से, ये हाइड्रोजन गैस इससे मिलने के बाद, ठीक है, आयरन रॉड बन गया, फिर से प्योर आयरन जैसा बन गया, लेकिन साथ में वाटर जो है वेपर बनाया वो एयर में चला गया। तो ये उसको ये मतलब उसने क्या किया, ये दोनों रिएक्शन बार बार कर रहा था, लेकिन हर बार किसमें, ओपन कंटेनर में। वो जो लैब था वो ओपन था, तो हर बार उसको यही दिखता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था इसको एक्सप्लेन कैसे करें, और ये इसमें मतलब क्या ऐसा झोल है, ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि उसको ये जो H2 गैस है, ये इसका, ये जो यहाँ पर जो ये हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये बन रहा है और फिर ये वापस ये बन जा रहा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, यहाँ अगर बन रहा है तो फिर ये वापस ये कैसे। तो प्रॉब्लम ये जो है ना, रिएक्शन का प्रॉब्लम नहीं था उसको, रिएक्शन तो समझ में आ रहा था हो रहा है, लेकिन ये वापस कैसे बन जा रहा है, इसका प्रॉब्लम इसको ये नहीं समझ में आ रहा था। और उस टाइम तक जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस टाइम तक तो ये रिवर्सिबल जैसा चल रहा था। तो अब जो है वो काफी दिन के बाद उसने सोचा, और शायद उसको किसी ने बताया, अब जो भी बताया हो, तो किसी के साथ डिस्कस करते हुए उसको ऐसा बताया गया, मतलब उसको जो है कि वो ये चीज डिस्कस कर रहा था ना, वो अपने और भी जो उसके फ्रेंड्स है या जो भी है, या उसके स्टूडेंट्स रहा हो वो साइंटिस्ट के, या उसकी वाइफ जो भी है, तो कभी हो सकता है कि किसी ने जो उसको ऐसा एडवाइस दिया हो कि एक बार क्लोज कंटेनर में यही रिएक्शन करके देखो,
ठीक है। तो उसने क्या किया, इस बार एक रॉड को रखा किसी क्लोज कंटेनर में, और वहां पर वो उसने सेटअप ऐसा किया कि कंप्लीटली क्लोज हो, बाहर से एयर उसमें मतलब एंट्री नहीं कर सके। तो क्लोज कंटेनर लिया, उसमें रॉड लिया, ठीक है। और उसमें क्या किया, इस बार उसने रॉड में ये वाटर वेपर उसमें रख दिया, ठीक है। वो क्या देख रहा है कि कुछ देर के बाद कुछ पार्ट जो है इसका, कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब कुछ पार्ट जो है अभी भी प्योर है, और कुछ पार्ट क्या है, ये Fe3O4 है, और कुछ पार्ट प्योर है, ठीक है। तो अब उसको धीरे धीरे इस पर काफी रिसर्च किया, फिर समझ में आया। तो अब उसको ये रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा था यहाँ। इस बार क्लोज कंटेनर लिया था, तो पिछली बार क्या कर रहा था, ये बार बार ये Fe के साथ वाटर रख रहा था, तो ये बन जा रहा था कंप्लीटली वाटर, ये मतलब कंप्लीटली रॉड जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा था। इस बार क्या हुआ, क्लोज कंटेनर में कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ, कुछ पार्ट अभी भी है, अभी भी प्योर है। तो अब उसको समझ में आया कि ये क्लोज कंटेनर में आखिर क्या हुआ है। तो उसने इस पर काफी सोचा, तो फिर क्या फाइनली कंक्लूजन उसने क्या निकाला, और जो सही भी था, कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ देखो, क्लोज कंटेनर के होने की वजह से क्या हुआ, Fe इसके साथ रिएक्शन किया, ठीक है, ये बना लिया, लेकिन साथ में और क्या निकला, H2 गैस। अब H2 गैस क्लोज कंटेनर में अंदर ही रहेगा या बाहर निकल जाएगा, ये बताओ। ये तो अंदर ही रहेगा। तो H2 गैस अगर अंदर है, गैस है, तो फिर से इसके साथ टच में आएगा कि नहीं, इसके साथ टच में आएगा। तो ये दोनों मिल करके फिर ये वाला रिएक्शन करेगा कि नहीं, और अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये दोनों मिल करके ये बनेगा, तो साथ में H2O भी बनेगा। और H2O वेपर अंदर ही रहेगा या बाहर चला जाएगा, वो भी अंदर ही रहेगा। तो H2O अंदर है, तो ये फिर से ये भी टच करेगा इसके साथ, तो ये दोनों मिल करके फिर ये बनाएगा, और ये बनाएगा तो फिर से ये गैस बनेगा। अब ये बाहर नहीं जा रहा है। पिछली बार क्या हो रहा था, ये बन तो रहा था, लेकिन H2 गैस दोबारा वापस इससे नहीं मिल पा रहा था, ये बनते ही एयर में चला जा रहा था, एयर में मिक्स हो रहा था। सिमिलरली जब ये दोनों रिएक्शन हो रहा था, तो ये बनते ही वाटर जो है वेपर फॉर्म में वो एयर में चला जाता था। अभी क्या हो रहा है, ये बन रहा है, तो ये भी अंदर ही है कंटेनर के अंदर, और ये बन रहा है तो ये भी कंटेनर के अंदर ही है। तो इसका मतलब बार बार जो है इससे ये, तो ये रिवर्सिबल जैसा रिएक्शन है। समझ में आया। तो ये क्लोज कंटेनर का इंपॉर्टेंस समझ में आया। क्लोज कंटेनर में क्यों होगा रिवर्सिबल, अगर ये ओपन रहा तो फिर वो एक ही बार बनेगा और वापस नहीं आ पाएगा, तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो क्लोज कंटेनर में क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये देखो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने लिखा है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो RF का यहाँ पर क्या मतलब है, RF मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब किस रेट से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन हो रहा है। और RB का मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में किस रेट से जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, RB। तो RB मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और RF रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, स्टार्टिंग में अगर तुम क्लोज कंटेनर में सिर्फ ये दोनों लोगे, टाइम t इक्वल टू जीरो, पर t इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि अभी तुमने इस दोनों को जस्ट रखा है। तो स्टार्टिंग में ये दोनों पहले मिलेगा, तब ना रिएक्शन स्टार्ट होगा। अभी जस्ट तुमने इसको रखा है, अभी रिएक्शन स्टार्ट अब होगा, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पर अब स्टार्ट शुरू हुआ रिएक्शन। तो अब बताओ, शुरू में स्टार्टिंग में यही दोनों था या ये भी बन गया था स्टार्टिंग में, अगर तुमने इसी से स्टार्ट किया है। तो देखो, स्टार्ट तुम यहां से भी कर सकते हो, स्टार्ट तुम प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर अब तुम सोचोगे कि ये कब तक, ये जो है, ये जो चल रहा है आगे और ये पीछे, ये कब तक चलेगा, मतलब ये जो है इसका रेट में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, शुरू में ये दोनों लिया गया था, ठीक है, तो जो भी रेशियो में लिया हो, तो शुरू में ये दोनों लिया था, ये तो था ही नहीं। तो ये शुरू में ये बहुत ज्यादा था, तो ये बहुत ज्यादा मोलिक्यूल इससे टकराया, शुरू में ये नहीं था ना, तो ये बहुत ज्यादा था, ये दोनों ओनली यही था, मतलब ये तो था ही नहीं। तो ये और ये आपस में टकराया, तो शुरू में ज्यादा रेट होगा कि नहीं ये बनने का, रेट की बात कर रहे हैं हम। ये दोनों आपस में मिलेगा तो ज्यादा टच में आएगा, तो ज्यादा रेट से ये बनेगा। लेकिन शुरू में ये दोनों थोड़ा सा बना था, तो ये थोड़ा ही बना था, तो थोड़ा ही टकराएगा ना आपस में। तो वापस ये दोनों जब थोड़ा ही बना है तो थोड़ा ही टकराएगा, तो वापस आने का रेट ज्यादा होगा या कम, स्टार्टिंग में कम होगा, क्योंकि ये बना ही बहुत कम है ना। तो ये जब बहुत कम बना है तो आपस में ये मिलेगा भी बहुत कम, तो बहुत कम बनेगा, तो उसमें से कुछ पार्ट ये बनेगा। तो शुरू में ये वापस आने का रेट बहुत ही
कम है, मिनिमम है, और आगे जाने का रेट बहुत ज्यादा है। तो ये अब जब ये बना ही नहीं था, मान लो टाइम t इक्वल टू 0 की बात करें, टाइम t इक्वल टू 0 पर सिर्फ यही है, तो ये दोनों टच में आएगा, ये तो बना ही नहीं अभी। तो बैकवर्ड का रेट बताओ तो, शुरू में क्या होगा 0। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का स्टार्टिंग में बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट होगा 0, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन RF जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये होगा मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये मान लो 1 लाख मोलिकुल है, ठीक है, ये भी उसी रेशियो में है। तो अभी क्या है, अभी बहुत ज्यादा मोलिकुल है, तो बहुत ज्यादा मोलिकुल टकराएगा, तो बहुत ज्यादा रेट से ये बनेगा। लेकिन ये अभी थोड़ा थोड़ा बन रहा है। अब ये मान लो बना 1000, मान लो बना अभी कुछ देर के बाद, 1-2 मिनट के बाद मान लो, तो वो 1000 ही टकराएगा ना इसके साथ, और उसमें से कुछ पार्ट मान लो इसमें कन्वर्ट हुआ, सारा का सारा नहीं वापस आता, कुछ पार्ट। तो शुरू में ये कम ही बना था, तो वापस भी थोड़ा ही आएगा, ठीक है, मतलब 1-2 मिनट के बाद। तो स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ ये दोनों है टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो ये मैक्सिमम रेट से बनेगा, और ये दोनों अभी बना नहीं था 0 टाइम पर, तो ये अभी वापस तो कुछ आएगा नहीं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 पर सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा कि नहीं? टाइम t इक्वल टू 0 पर ये था ही नहीं ना, तो ओनली रिएक्टेंट होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा क्या, मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोलिकुल है, जो भी है, मतलब ओनली रिएक्टेंट है, तो बहुत ज्यादा टकरा रहा है वो, तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही बन रहा है, बैकवर्ड तो शुरू में है ही नहीं। टाइम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वापस कुछ नहीं आ रहा है, जब तक ये बनेगा नहीं, तो ये टकराएगा नहीं, तो वापस क्या बनेगा, ये वापस आने के लिए ये बनना भी तो चाहिए, तो शुरू में ये बना ही नहीं था, तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा 0, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड मैक्सिमम। चलो एट टाइम t मतलब आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद बताओ, कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, कुछ देर के बाद मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम के बाद। अभी होगा क्या, शुरू में इसका रेट बहुत ज्यादा होगा, ये रेट मान लो ये बहुत हाई रेट से बन रहा है, और ये बैकवर्ड शुरू में तो 0 था, धीरे धीरे ये भी बढ़ते जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा रेट से बन रहा है, ये मान लो यहाँ है, और ये बैकवर्ड बहुत कम रेट से है, ये 1-2 मिनट के बाद, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये घटेगा, ये क्योंकि ये अगर ज्यादा रेट से बन रहा है तो ये खत्म हो रहा है ना, तो ये कम हो रहा है, तो ये कम मोलिकुल बच रहा है, तो कम ही ना अब टकराएगा। तो अब अगर कम टकराएगा तो कम रेट से न बनेगा, और ये बढ़ रहा है तो ज्यादा मोलिकुल बन रहा है, तो ज्यादा टकराएगा अब, तो ये ज्यादा रेट से बनेगा। तो ये शुरू में ये हाई था, इसका रेट बहुत था ज्यादा, और ये तो शुरू में 0 था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे घट रहा है, कभी न कभी दोनों इक्वल होगा कि नहीं, तो दोनों का रेट कभी न कभी इक्वल होगा। तो जब दोनों का रेट इक्वल हो गया, उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। जब रेट इक्वल हो गया, दोनों जिस रेट से फॉरवर्ड जा रहा है और जिस रेट से बैकवर्ड जा रहा है, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब बताओ, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, अभी मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो कुछ देर के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेगा या ओनली रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेगा, यहाँ लिख लो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों। अब ये बताओ RF क्या होगा, कुछ देर के बाद ये रेट ऑफ फॉरवर्ड वो घटेगा या बढ़ेगा, तो ये RF जो है, RF कुछ देर के बाद डिक्रीज होगा, और RB ये बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, RF और RB दोनों इक्वल होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहां पर लिख लो क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है, मतलब इक्विलिब्रियम जब आ गया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेगा या नहीं, दोनों रहेगा। और कंसंट्रेशन, जब इक्विलिब्रियम आ गया, एक बार दोनों का रेट सेम हो गया, तो जो भी ये रहेगा और ये जो भी ये रहेगा, अब जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से वापस भी आ रहा है, इसका मतलब अब दोनों में तुमको चेंजिंग नहीं दिखेगा। जैसे मान लो नीचे में ये अर्थ पर जो पानी है और ऊपर में क्या है, बादल है, ठीक है, ये ऑपरेट होकर के गया ना वाटर, तो वाटर इवापोरेट होकर गया है, तो मान लो पर डे जिस रेट से वाटर इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है पर डे, उसी रेट से वो मान लो बारिश हो रही है पर डे, तो नीचे में का जो पानी है
और ऊपर में जो बादल है, उस दोनों में तुमको चेंजिंग दिखेगा कुछ? जो भी है, नीचे जितना पानी है वो पानी उतना ही रहेगा अगले दिन भी, और जितना बादल है वो भी अगले दिन उतना ही रहेगा। क्लाउड जितना भी है ऊपर में उतना ही रहेगा कि नहीं? तो लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीचे वाटर जो है दैट इज इक्वल टू बादल, क्लाउड। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जितना क्लाउड है उतना नीचे पानी है। समझ में आया बात? जिस रेट से ये ऊपर जा रहा है उसी रेट से वो नीचे आ रहा है, तो जितना भी है वो फिक्स हो गया। अब नीचे का भी अब कांस्टेंट और ऊपर का भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और इक्वल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्वेश्चंस में एग्जाम में ऐसे जो है क्वेश्चन कंफ्यूजिंग अगर देता है तो स्टूडेंट को उसमें जो है प्रॉब्लम होता है। इसलिए कांस्टेंट और इक्वल का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो है बादल ऊपर का और नीचे का पानी दोनों इक्वल हो भी सकता है, कोई मतलब पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। रेट इक्वल हुआ है और एक बार इक्वल हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा दोनों का? ये इसका और इसका फिर बराबर नहीं, कांस्टेंट और इक्वल में डिफरेंस है। हो भी सकता है इक्वल, बट कोई जरूरी नहीं है। तो कंसंट्रेशन जो होगा कांस्टेंट होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसलिए हमने एग्जांपल दिया ये बादल और ये पानी का। पानी और वो जो है ये क्लाउड बादल, वो क्या दोनों क्या जरूरी है क्या सेम हो? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का पर डे जिस रेट से ऊपर जा रहा है और जिस रेट और उसी रेट से अगर नीचे आ रहा है तो हर नेक्स्ट डे तुमको उतना ही पानी दिखेगा और बादल भी उतना ही दिखेगा। हाँ, जितना नीचे था उतना ही है, जितना ऊपर था उतना ही, मतलब दोनों कांस्टेंट है, लेकिन दोनों इक्वल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? चलो लिखो यहां तक। इक्विलिब्रियम टर्म को एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये था रिएक्शन, ये कोई अगर रिएक्शन है तो इसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम ये रिएक्शन के टर्म में बात करें तो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद क्या होता था, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दोनों क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको समझते हैं हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। जैसे मान लो कहीं पर पार्टी चल रहा है, ठीक है, कहीं पर पार्टी हो रहा है और वहां पर कुछ लोग हैं कुक जो खाना बना रहे हैं। तो मान लो सब्जी सब बन गया है, सब्जी या जो भी है बन गया है और रोटी अभी बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और लोग भी अभी खाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, रोटी अभी बनना स्टार्ट हुआ और लोग भी कुछ लोग आ रहे हैं खाने के लिए और वो खा मतलब स्टार्ट कर दिए खाना, ठीक है। तो इसमें मान लो ये कंटेनर है जहां पर कुक जो है, जो लोग खाना बना रहे हैं वो रोटी यहाँ पर रख रहे हैं बना करके, ठीक है। तो ये शुरू में ये मान लो ये रोटी यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है, रोटी यहाँ पर, रोटी का स्टॉक है ये, और यहाँ से क्या हो रहा है, जो लोग खा रहे हैं वो यहाँ से निकाल करके ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ से ले रहे हैं अपने प्लेट में और खा रहे हैं। और ये मान लो यहाँ पर रखने वाले जो है, मतलब जो बनाने वाले कुक है, वो मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट है जो लोग, तो कुक बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे कुक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर बना करके रोटी रख रहे हैं, ये स्टॉक है मान लो। तो हुआ क्या, इनिशियली कुछ लोग ही खा रहे हैं, इनिशियली कुछ लोग आ रहे हैं खा रहे हैं। तो शुरू में क्या था, देखो शुरू में ये जो है स्टार्टिंग में रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर बनने का। मान लो ये 2 मिनट में, मान लो ये कितना, ये मान लो 20 रोटी 2 मिनट में, मतलब पर मिनट 10 रोटी ये रख रहा है ये लोग बना करके। तो इनिशियली देखो रेट ज्यादा है और शुरू में सब लोग जोश के साथ, मतलब अभी स्टार्ट किया है ना रोटी बनाना, तो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा है, तो ज्यादा रेट से बना रहा है, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही लोग आ रहे हैं खाने के लिए, तो शुरू में मान लो ये 1-2 ही यहाँ से निकल रहा है। तो देखो इसका नंबर बढ़ते जाएगा कि नहीं, इसका नंबर बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में नंबर 0 था, जब ये खाना बनना स्टार्ट हुआ तो ये खाली था, मतलब ये जब रोटी बनना स्टार्ट हुआ तो ये तो कंटेनर खाली था। तो शुरू में देखो, शुरू में ये प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो ये जब बना ही नहीं था तो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, जब इसमें रोटी ही नहीं रहेगा तो कोई खाने वाला ले जाएगा क्या कुछ। तो देखो ये बैकवर्ड है एक तरह से, ये रिवर्सिबल का रेट है, तो ये जो है खाने वाला जो है वो रिवर्सिबल है। तो शुरू में रोटी ही नहीं था तो 0 था बैकवर्ड रेट। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में ये लोग बहुत ही जोश के साथ सब काम कर रहे हैं, अभी आया है ये जो है सिर्फ रोटी बनाने के लिए आया है। तो ये स्टार्टिंग में सब लोग मिलकर रोटी बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रेट से, मतलब 2 मिनट में कितना 20 रोटी बना रहे हैं, तो ये ज्यादा रेट से बन रहा है।
अभी 2 मिनट हुआ है, तो 2 मिनट अगर हुआ है तो ये 20 रोटी बन गया होगा, और ये शुरू में थोड़ा थोड़ा ले रहा है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद यहाँ लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर खाने वाले, तो यहाँ से अब रेट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन तब तक ये स्टॉक भी बढ़ गया है, तो अब धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब ये लोग जो है देख रहा है कि ज्यादा हो गया है, चलो ये ज्यादा हो गया है, अब ये लोग थोड़ा सा स्लो पड़ गया है। अभी जो है ये 2 मिनट में कितना 20 बन रहा था, अभी ये लोग थोड़ा कम कर दिया, मान लो ये 16 कर दिया 2 मिनट में, मतलब पर मिनट कितना 8 हो गया, 2 मिनट में 16 के रेट से बना रहे। तो अभी लेकिन अभी भी स्टॉक तो यहाँ बढ़ ही रहा है ना, अब यहाँ पर खाने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। तो अब अगर ये बढ़ रहे हैं और ये क्या हो रहा है, ये लोग धीरे धीरे ये रेट जो है ना कम कर रहे हैं रोटी बनाने का। तो अब ऐसा हुआ, शुरू में मान लो ये पर मिनट जो है, ये मान लो शुरू में 2 ही रोटी, शुरू में मान लो ये 2 ही रोटी 1 मिनट में यहाँ से निकल रहा था, मान लो तो शुरू में 2 ही था, कुछ देर के बाद क्या हुआ 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रेट बढ़ रहा है। तो शुरू में 2 था, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, फिर मान लो अब ये भी, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ये थोड़ा थोड़ा घट रहा है। तो ये 2 मिनट में कितना 16 आया है, तो फिर उसके बाद 2 मिनट में 16 मतलब कितना, 1 मिनट में कितना 8, तो ये 2 से 4, 4 से 6, और फिर मान लो जब 8 हो गया 1 मिनट में, तो ये दोनों सेम ही है ना, 2 मिनट में 16 मतलब ये 8 ही है 1 मिनट में। तो जब 8 हो गया मतलब ये जब इसके इक्वल हो गया, तो उस टाइम जो भी रोटी रहेगा उसके बाद बढ़ेगा या घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जिस टाइम इसका रेट और इसका रेट इक्वल हो गया, तो उस टाइम जितना भी रोटी रहेगा स्टॉक में वो नंबर कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर उस टाइम 50 रोटी है, 50 रोटी है, तो अगर ये जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से ये लोग ये खा भी रहे हैं, तो अब 50 जो है फिक्स रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा। तो ये मतलब हाँ, जब तक किसी का रेट डिस्टर्ब न हो, जब तक किसी का रेट इसमें से चेंज ना हो, तब तक ये बढ़ेगा या घटेगा नहीं, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वही रिएक्टेंट इसमें जा रहा है। मतलब यही लोग बनाने वाले अगर इधर आए खाने के लिए, तो इसका रेट तो फिर बढ़ेगा कभी नहीं, ये घटते ही जाएगा और इसका रेट बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है इससे, बट समझाने के लिए हम बताएं, क्योंकि यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और फिर यही इसमें जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन सेम है, वही इधर से उधर हो रहा है। तो एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वो मेंटेन रहता है कांस्टेंट, उसके बाद कोई चेंजिंग तुमको नहीं दिखेगा। लेकिन तुम ये नहीं बता सकते कि ये रोटी कितना होगा इक्विलिब्रियम पर। अलग अलग डे में अलग अलग जगह पार्टी है, तो अगर रेट इक्वल हुआ तो या सेम जगह पर मान लो 2 दिन पार्टी है, तो दोनों दिन डिफरेंट रहेगा ये कांस्टेंट का नंबर। कांस्टेंट 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है बिल्कुल हो ही नहीं। ऐसा हो गया कि वहां पर ऐसा है कि ये मतलब जब बहुत ज्यादा लोग हो गए, ये रोटी यहाँ रख रहा है और रखते ही गायब हो जा रहा है, तो ये कभी यहाँ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रोटी बन नहीं रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पर रखा भी नहीं, रखने गया कि वो यहाँ पर ले लिया लोगों ने। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ना ऐसा कि खाने वाले ज्यादा हो गए, तो यहाँ भी कंपटीशन इतना हो गया कि ये यहाँ रखा ही नहीं, तो देखो ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बना रहा है, ये बना रहा है, लेकिन जिस रेट से बना रहा है उसी रेट से लोग यहाँ से ले भी रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गया। क्लियर? आगे लिखो डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज पॉइंट और टाइम at and after which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। मतलब जिस टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, तो वो टाइम पर, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। और उसके बाद एक बार इक्वल हो गया, मतलब जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है और उसी रेट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो एक बार रेट इक्वल हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूसली तुमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट दिखेगा, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसका अमाउंट इक्वल होगा, रेट इक्वल हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो भी सकता है इक्वल, लेकिन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जिस रेट से वो बन रहा है प्रोडक्ट उसी रेट से वापस भी रिएक्टेंट बन रहा है, तो इसलिए दोनों का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा और रेट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मोटर के केस में वाटर जो है, वाटर क्या हो रहा था, वाटर इनकमिंग था किसमें, कंटेनर में,
अगर हमने लिया था 1000 लीटर का अगर कंटेनर, तो उसमें इनकमिंग जो था वाटर, तो इनकमिंग और आउटगोइंग हमने क्या किया था, उसमें होल किया था। तो जिस रेट से इनकमिंग है उसी रेट से अगर आउटगोइंग है तो क्या होगा, तो वाटर का हाइट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन वाटर का हाइट कुछ भी हो सकता है, जिस टाइम तुमने क्या किया, इनकमिंग और आउटगोइंग का रेट इक्वल कर दिया, उसी टाइम रुक जाएगा वाटर का हाइट। तो वाटर का हाइट रुक जाएगा, लेकिन वाटर का हाइट कितना होगा ये नहीं बता सकते, जो भी होगा वो फिक्स होगा। एक बार रेट इक्वल हो गया तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का रेट इक्वल हो जाना चाहिए, ये है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और एक बार इक्वल हो गया तो उसके बाद वाटर का हाइट कंटिन्यूसली वही रहेगा, मतलब रेट एक बार इक्वल हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, सिंगल चॉइस, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या है, रेट। और ये जो डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा होगा, इस दोनों में कौन सा होगा फॉरवर्ड के लिए और कौन सा होगा बैकवर्ड के लिए। मतलब एक है रिएक्टेंट के लिए, और मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो एक होगा क्या, फॉरवर्ड जाने के लिए रेट, और दूसरा होगा बैकवर्ड के लिए। तो इसमें तुमको सोचना है कि कौन सा होगा ये बैकवर्ड के लिए और कौन सा होगा फॉरवर्ड के लिए। इस तीनों में पहले वो तो पता चले तब तो सॉल्व होगा। तो इसमें दिमाग लगाओ, ये किसके लिए होगा, ये फॉरवर्ड के लिए या बैकवर्ड के लिए, दिमाग लगाओ। देखो ये क्या है, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या है, रेट क्या है, 0। और उस टाइम देखो रेट, ये टाइम t इक्वल टू जब 0 है तो देखो ये मैक्सिमम पर है, तो ये मैक्सिमम पर है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो आप दिमाग लगाओ ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉरवर्ड के लिए या बैकवर्ड के लिए। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, मैक्सिमम या 0। रेट ऑफ फॉरवर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट, कुछ भी रिएक्टेंट a प्लस बी, उससे स्टार्ट किए a और b से, तो c प्लस डी बन रहा है। तो शुरू में a और b बहुत ज्यादा था, मतलब जो भी लिए थे हम वो था, तो शुरू में ज्यादा मोलिकुल से a और b का आपस में टकराएगा और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब रेट ज्यादा होगा। ठीक है, रेट ज्यादा होगा शुरू में। अब वो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है, शुरू में अमाउंट तो बहुत कम था बट धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं रेट का, तो शुरू में ज्यादा मोलिकुल है तो ज्यादा मोलिकुल टकराएगा तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और बैकवर्ड प्रोडक्ट शुरू में स्टार्टिंग में 0 टाइम पर तो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो जब प्रोडक्ट था ही नहीं तो वापस कुछ आएगा क्या, तो वापस कुछ आएगा ही नहीं। तो बैकवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रेट जो होगा क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 0। तो बैकवर्ड कुछ फॉरवर्ड जो है स्टार्टिंग में फॉरवर्ड जाएगा ना, बैकवर्ड कहाँ से आएगा, तुमने प्रोडक्ट कुछ लिया ही नहीं है। तो ये प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा था, तो शुरू में फॉरवर्ड का रेट मैक्सिमम है लेकिन बैकवर्ड का रेट 0 है, तो तुम मुझसे भी दिमाग लगा सकते हो। और धीरे धीरे क्या होगा, ये रेट जो है जो मैक्सिमम था फॉरवर्ड का वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और जो वापस आ रहा है बैकवर्ड उसका 0 से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगाओ तो कौन सा होगा, तो ये होगा बैकवर्ड के लिए, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर 0 था, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो ये है रेट ऑफ बैकवर्ड और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड। ऐसे ही इसमें भी ये होगा रेट ऑफ बैकवर्ड और ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये भी। तो अब बताओ इस तीनों में आंसर क्या होगा, तीनों में ये आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस तीनों में कौन सा होगा, सी होगा आंसर, क्योंकि कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, रेट इक्वल हो जाना चाहिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। इसमें देखो रेट घट रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर आकर के रेट कांस्टेंट हो गया, ये भी बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो लेकिन दोनों इक्वल तो नहीं हुआ ना, तो रेट जो है कांस्टेंट हो गया लेकिन इक्वल नहीं हुआ, तो इक्वल होना चाहिए रेट। कांस्टेंट और इक्वल में डिफरेंस है। इसमें देखो क्या हुआ, ये घटते घटते इतना ज्यादा घट गया कि इससे भी कम आ गया, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब क्या होगा, यहाँ एक बार रेट यहाँ पर इक्वल हुआ था लेकिन वो मेंटेन नहीं रहा, यहाँ पर रेट ये मेंटेन नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें यहाँ इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है,
कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के बाद, मतलब इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रहा है। इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों मिल रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है और वो इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल हमारा कंडीशन है, इक्वल होना चाहिए, तो ये रेट इक्वल होना चाहिए। तो देखो रेट इक्वल हो गया कि नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो गया। तो अब तीनों में क्या होगा आंसर? सी। तो ये तो आसान है इस केस में, ये रेट के लिए ये आसान है, इसमें दिमाग लगाओ। ये मोर देन वन ऑप्शन है, ये था सिंगल चॉइस, इसमें मोर देन वन ऑप्शन है। यहाँ भी क्या है, अरे ये इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। यहाँ पर देख लो, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो इस केस में भी तुमको कौन सा होगा? मोर देन वन ऑप्शन है, जल्दी से सोचो। क्या होगा आंसर? तीनों होगा, ए बी सी। तो इसमें इस केस में तीनों आएगा आंसर। देखो इसमें ये जो डिक्रीजिंग हो रहा है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें रेट वर्सेस टाइम नहीं है, ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है वो सब हम लोग मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बताओ, इसमें इस दोनों में कौन सा होगा रिएक्टेंट और कौन सा होगा प्रोडक्ट? मतलब कौन सा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा और कौन सा होगा प्रोडक्ट का? ये ऊपर का क्या है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? कैसे पता? ये देखो, ये इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर चेक करो, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये क्या है? 0 है। तो ये 0 है, इसका मतलब क्या? स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 0 तो होगा नहीं, रिएक्टेंट तो मैक्सिमम होगा ना, प्रोडक्ट 0 होगा। शुरू में प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो ये है क्या? रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस पॉइंट पर आने के बाद ये क्या होगा? ये इसके बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये पॉइंट के बाद देखो, ये दोनों पैरेलल हो गया, मतलब पैरेलल तो है ये किसके? एक्स एक्सिस के, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसमें देखो, इस केस में कांस्टेंट भी है और इक्वल भी है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों का रेट जब इक्वल होगा तो हो सकता है दोनों इक्वल अमाउंट में हो या डिफरेंट भी हो सकता है, हाँ, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा, जो भी होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये भी देखो, ये भी कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पर आकर के आगे, और ये भी कांस्टेंट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों, और यहाँ पर तो कांस्टेंट प्लस इक्वल दोनों है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, तीनों होगा, ठीक है।